वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, मतलब बॉयज बॉयज बॉयज, गर्ल्स कोई भी नहीं? इस पहली बैच मिली मेरे को जिसमें सारे बॉयज ही हैं। पहली बार सीएस में इतने सारे बॉयज देखने को मिले। चलो, इधर ऑनलाइन में कौन कौन है? भूमि, आदित्य, आस्था, गरीब। ये कुछ बच्चे तो पुराने दिख रहे हैं मेरे को। प्रांजल, अतुल, आरजी, टोली। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, ऑनलाइन में गर्ल्स हैं, बिल्कुल हैं। बॉयज ऑफलाइन में है ओनली। बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। पहले तो आपका जो आपने ज्वाइन किया है, इट्स जुलाई टाइम और नवंबर। नवंबर सबका नवंबर है? कोई जुलाई वाला है? भूमि सिंह नवंबर, अतुल सिंह नवंबर, सब नवंबर वाले हैं। ओके, सारे बच्चे नवंबर। इधर जुलाई वाला कोई भी नहीं? गुड। तो फिर मैं आपको एक नहीं दो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जुलाई टाइम वालों का एक सब्जेक्ट है, मेरे को खाली लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाना है। बट अगर आपका नवंबर एडेम है तो मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। और कोई बात नहीं बेटा भूमि, और साथ ही साथ एक और चीज हम पढ़ेंगे, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो दो सब्जेक्ट में आपको डिस्कस करने वाला हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। दोनों 20-20 मार्क्स के बेटा, आपके टोटल मिला के 40 मार्क्स मैं आपके कवर करवाऊंगा। एमसी विनर राजौरिया। तो ये सब्जेक्ट हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और ये एकमात्र ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके प्रैक्टिकल हैं। बाकी तो आपको थ्योरी थ्योरी ही पढ़ना है सीएस के अंदर। एक प्रैक्टिकल का भी आनंद लेना आप मेरे साथ में। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। और सर मैथ्स तो नहीं होता ना? नहीं भैया, अतुल जी मैथ्स जैसी कोई चीज नहीं होगी। मैथ्स का केवल इतना सा यूज होगा कि आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, प्लस माइनस, इनटू और डिवाइड करना आता है। हाँ या ना? आता है? इतनी मैथ्स अपन यूज करेंगे, पहले से बता दिया भैया। इतने से ज्यादा अपन कोई मैथ यूज नहीं करेंगे। दैट्स मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, इनटू, डिवीजन, प्लस और माइनस। बस इतना अपन करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे बेटा। मैथ्स जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप घबरा रहे हो कि मैथ्स आएगा, तो मैथ्स जैसा कुछ आने वाला नहीं है। सर ये सब्जेक्ट हमारे CSEET में क्यों रखा गया? अच्छा, इसके साथ एक और है बेटा, आपका लीगल एप्टीट्यूड भी है। लीगल एप्टीट्यूड आपका 30 मार्क्स का है, जो आपको रोहित सर आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? हम दो लोग मिलकर के पढ़ाएंगे। 70 नंबर का पेपर, 70 में से 70 ही आएंगे। एक नंबर भी इधर उधर नहीं होने देंगे। बाकी नंबर आप इधर उधर से ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 70 में से 70 आना चाहिए आपके। दैट्स इंपॉर्टेंट। आप सोच रहे होंगे सर ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं हमको, मतलब इसकी जरूरत क्या है? बताओ, सीएस बनने के बाद आप क्या बनने वाले हो? किसी के हस्बैंड? अब वॉइस वॉइस है तो इधर तो वॉइस ही बात करेंगे, और क्या। गर्ल्स है तो वो होती तो दूसरी बात करते। बताओ क्या बनने वाले हो? सीएस डिग्री लेने के बाद आप क्या बन जाओगे? बीइंग अ प्रोफेशनल। अब एक प्रोफेशनल्स बंदे कहलाओगे। आप किसी के सामने बोलोगे कि मैं सीएस हूं, तो उसके बात करने का तरीका, बोलने का तरीका थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज। क्यों चेंज हो जाएगा? आप किसी से बोले मैं बीकॉम हूं, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन आप जैसे बोलते हो मैं सीए हूं, सीएस हूं, सीए में किया हुआ है मैंने, तो लोग थोड़ा सा देखते हैं, यार पढ़ा लिखा बंदा है। तो पढ़े लिखा बंदा है, तो बताओ पढ़े लिखे बंदे का माइंड कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए क्या? सोता हुआ, लटकता हुआ, झूलता हुआ? कोई कोई पूछ रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो, दिमाग के ऊपर से निकाल रहे हो चीजें। ऐसा होना चाहिए क्या? क्या बोलते हो? माइंड एकदम कैसा होना चाहिए? तरो ताजा होना चाहिए। आप स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। आपका माइंड बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन पूछे और आप आंसर दे पाओ। मतलब IQ लेवल 120 के ऊपर होना चाहिए। ओहो, आइंस्टीन का कितना था? 120 के ऊपर होना चाहिए, बस मैं ये जानता हूं। तब आप बीइंग अ प्रोफेशनल एक अच्छे से आंसर्स दे पाओगे। दैट्स इंपॉर्टेंट। आइंस्टीन का 131 के ऊपर था, 161 के ऊपर, सॉरी 161 के ऊपर था। 151 तो अपना एलन मास्क का है। तो IQ लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो 120 के ऊपर कैसे आएगा? उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट?
लॉजिकल रीजनिंग मतलब बेसिकली आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए सब्जेक्ट रखा गया है। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे सर 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 आईक्यू लेवल इससे कैसे बढ़ेगा, आईक्यू लेवल कैसे बढ़ेगा? सिंपल सी बात है बेटा, जब आप लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका माइंड कुछ इस तरह से एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करके वो बन जाता है परफेक्ट। समझ में आया कि नहीं? तो आपको अपने माइंड को परफेक्ट बनाना है तो उसके लिए रीजनिंग पढ़ना पड़ेगी। क्या पढ़ना पड़ेगी? रीजनिंग। बचपन में आपने रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे लेकिन कभी उन पे ध्यान नहीं दिया। जैसे बचपन में आप सारे बच्चे बताओ पजल वगैरह बनाए, पजल फोटो वोटो जोड़ी होगी, बोलो है ना? दैट इज ऑल्सो रीजनिंग। वो सब रीजनिंग का पार्ट था। सर एकदम चेक नहीं होता कौन सा अप्रोच और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल बेटा चिंता मत करो भूमि, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब अपने आप ही आपसे बनेगा। और मैं आपको कोई फॉर्मूले से नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी सब लोग तो फॉर्मूले से पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, अपन लॉजिक से पढ़ेंगे क्योंकि हमको हमारा आईक्यू लेवल तेज करना है। समझ में आएगी नहीं? तो बेसिकली सब्जेक्ट जो है इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। रीजनिंग 3 तरह की होती है। कितना तरह की रीजनिंग होती है बेटा? 3। दे आर द 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग। 3 तरह की रीजनिंग है जो आपके कोर्स में है। सर कौन कौन सी रीजनिंग है? पहली रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो पहली रीजनिंग आपका लॉजिकल रीजनिंग है जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाती है। किसको फास्ट बनाएगी? कैलकुलेशन। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट बनाएगी। कोई आपसे कुछ प्लस माइनस डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का बोलो तो आप इजीली कर पाओ। दैट्स अ लॉजिकल रीजनिंग। आपके माइंड की प्रोसेसिंग को फास्ट करेगी। क्लियर है कि नहीं? माइंड प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। किसी ने क्वेश्चन पूछा, आप तुरंत आंसर आता है, तुरंत प्रोसेस करके आंसर दे पाओ। क्लियर है कि नहीं? माइंड की प्रोसेसिंग को फास्ट कराएगी। दूसरा रीजनिंग कहलाती है बेटा वर्बल रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग? वर्बल। वर्बल रीजनिंग क्या होती है? जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। किसको बढ़ाएगी बेटा? आप बोलोगे सर कॉन्फिडेंस वो तो हमारे अंदर है। मैं बोलूं जाओ किसी को प्रपोज करो तो पता चला कॉन्फिडेंस नीचे आ गया। कॉन्फिडेंस का मतलब है भैया आपको कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि कोई आपसे कुछ बोले और अगर वो चीज आती है तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाओ और बोलो कि नहीं यही सही है, तू जो बोल रहा वो गलत है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लियर? और तीसरी बिल्कुल अतुल बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग जो आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है। कॉन्सेंट्रेशन समझते हो? मैं जो तुमको बोल रहा हूं वो तुमको सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी देना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखो इसको तो आप तुरंत देखने लगो भाई क्या दिखा रहा तू। वो आता है ना न्यूज पेपर, न्यूज वाले टेलीविजन पे न्यूज सुनी, हाँ ध्यान से देखो इसको, ऐसा लगता है जैसे कि मतलब यही अकेला देखना हो, बाकी कुछ देखने के लिए हो ही नहीं। क्लियर? तो ऐसे ही नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगी। कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोसेसिंग पावर तेज होना चाहिए। आप बोलोगे सर तीनों से क्या होगा? इन तीनों से आपका आईक्यू लेवल 120 के ऊपर पहुंच जाएगा। बीइंग अ प्रोफेशनल, अब सीएस बनोगे, सीएस बनने के बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम किसी कंपनी में काम करेंगे। कुछ लोग ये भी हो सकते हैं सोच रहे होंगे हम हमारा खुद का ऑफिस खोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चाहे आप ऑफिस में काम करो, चाहे आप प्रैक्टिस करो, चाहे आप किसी दूसरे की जगह पे जाओ। बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर कोई क्लाइंट आपको मिलता है तो आप उसको कैसे डील करोगे? सबसे पहले क्लाइंट अगर आपको अपनी कोई समस्या लेके आया है तो सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन से उसकी समस्या क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। एक एक बात उसकी सुनना चाहिए। उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए कि नहीं? फिर जब उसकी समस्या आपके पास आई तो किताबों में से उसके आंसर ढूंढोगे कि माइंड के अंदर उसका आंसर खोजने की कोशिश करोगे? माइंड मतलब आपकी प्रोसेसिंग तेज होना चाहिए ताकि उसकी समस्या का समाधान आपके पास हो। उसकी समस्या की जो उसकी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए प्रॉब्लम। क्लियर है कि नहीं? बोलो फिर क्या करोगे? बताओ बेटा। जब सॉल्यूशन आपको मिल गया तो कॉन्फिडेंस के साथ उसको आंसर बताओ ताकि उसको लगे बस जो हो रहा है बस यही सही है। समझ में आएंगे नहीं? तब जाके क्लाइंट आपको फीस देगा, नहीं तो फीस नहीं देगा। समझ में आएगी नहीं? और ये सारी बातें किससे आती हैं? इस सब्जेक्ट से, रीजनिंग से। इसलिए बेटा ये आपके सिलेबस में रखा गया है। समझ में आएगी नहीं? तो सिलेबस इज वेरी इजी, दैट्स अ सिलेबस। अब इसको पढ़ने के लिए मैं आपको वापस से एक छोटा बेबी बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे मतलब बचपन में आप छोटे बच्चे थे तो सारे बच्चे बताओ जब आप छोटे थे तो क्या होता था?
आप हर एक चीज के पीछे क्वेश्चंस पूछते थे कि नहीं? जैसे ये बच्चा पूछ रहा फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं, बाकी सब में तो 30-31 होते हैं, इस गरीब के पास 28 क्यों? तो शायद आपको इसका आंसर पता हो। पता है? सोचा कभी? नहीं सोचा। कितने लोगों ने सोचा? हाँ, फरवरी में लीप ईयर में 29 होते हैं। मैं तो खाली ये पूछ रहा हूं फेब में 28 या 29 क्यों होते हैं, बाकी सब में 30 और 31 क्यों? दैट्स अ रीजनिंग। इसी को रीजनिंग बोलते हैं, मतलब हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढना। ये क्यों? व्हाई? बस आप ऐसे एक छोटा बच्चा बन जाओ और आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं आपका आंसर दूंगा। मैं इनके जैसा नहीं बोलूंगा कि कल बताऊं, मैं आंसर आज ही दूंगा। बस आपको हर एक चीज का क्या पूछना है, क्वेश्चन, बिना शर्म किए कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये नहीं आना चाहिए दिमाग में, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगी ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछो आप तो आप बनोगे महान। नहीं तो फिर क्या होता है कि जब आपने क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया तो आपका दिमाग भी वो क्वेश्चन पूछते ही नहीं, तो मैं आराम करूं, क्यों एक्टिव रहूं, तो आपका दिमाग सो जाता है। आप सोचते हो कई बार हमको नींद आने लगती, कोई पढ़ा रहा हमको नींद आने लगती। क्यों आने लगती नींद? क्योंकि आप उसको ना तो ध्यान से सुन रहे हो, ना आप उसके कोई लॉजिक निकाल रहे हो, बस सुने जा रहे हो। तो दिमाग सोचता है सुन ही रहा है तो मैं सो। समझ में आ रहा कि नहीं? और माइंड सो जाता है। आपको माइंड को जगाना है। जगाने का तरीका क्या है? अगर मैं कोई चीज भूल रहा हूं तो आपको कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इमीडिएटली क्वेश्चन रन करो, लॉजिक ढूंढो। लॉजिक ढूंढ के पढ़ोगे तो कभी वो चीज भूलोगे नहीं। समझ में आया कि नहीं? चलो मैं इसका आंसर देता हूं, फेब में 28 डेज क्यों होते हैं, बताओ। हाँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल, जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो माइंड आपका तरोताजा रहता है। मतलब फेब में 28 डेज क्यों होते हैं? तो पहले आपको पता है कैलेंडर केवल 10 महीने का ही था, जनवरी फरवरी था ही नहीं। कैलेंडर स्टार्टेड फ्रॉम मार्च टू दिसंबर, इसलिए तो दिसंबर है। वो दिसंबर का मतलब 10 होता है, लेकिन हमारा 12वां महीना है, वो है कि नहीं? तो कैलेंडर था पहले कितने दिन का? 10 महीने का कैलेंडर होता था। बोले 2 महीने तो ठंड होती है, छुट्टियां, विंटर आती है। विंटर में फॉरेन में कैलेंडर आना था, रोम के अंदर, तो विंटर में कोई काम करते ही नहीं था। बोले कैलेंडर की जरूरत क्या, टाइम की जरूरत क्या, घर पे सोना ही तो है। तो 10 महीने का कैलेंडर बनाया भाइयों ने, 2 महीने खा लिए। अब 2 महीने खा लिए तो पता है क्या हुआ? कुछ दिन तक कैलेंडर सही चला, उसके बाद विंटर में रेनिंग होने लगी, रेनिंग में समर आ गई, समर में कुछ आ रहा है, मतलब सीजन चेंज हो गया। सीजन चेंज हो गया तो उनको लगा कि यार दिन तो हम काउंट करना पड़ेंगे। कैलेंडर बाद में कंसीडर हुआ, 2 महीने और कंसीडर किए। कौन कौन से? जनवरी और फरवरी। जनवरी के अंदर 31 दिन लेने के बाद लास्ट में केवल 28 दिन ही बचे, जिसलिए फरवरी के अंदर केवल कितने दिन होते हैं? 28, क्योंकि वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया मंथ था। बाद में कैलेंडर को उल्टा कर दिया, किसने? पोप ग्रेगोरियन ने। उन्होंने उठा करके जनवरी फरवरी को पहले कर दिया और बाकी महीनों को बाद में कर दिया, तो फरवरी बीच में फंस गई। नहीं तो फरवरी आगे थी, पीछे थी, सबसे लास्ट थी। समझ में आया कि नहीं? सर कैलेंडर बनाया किसने? मैंने बोला ना, कैलेंडर बहुत सारे लोगों ने बनाया। रोमन लोगों ने कैलेंडर सबसे पहले बनाया था, उसके बाद कैलेंडर की जर्नी बहुत लंबी है। अभी जो कैलेंडर हम यूज करते हैं दैट्स अ ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि पोप ग्रेगोरी ने बनाया था, वो कैलेंडर हम यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? दैट्स अ लॉजिकल रीजनिंग। ये रीजनिंग है, बस ध्यान रखना थोड़ा सा, हर एक चीज का कुछ ना कुछ आंसर होगा आपके पास। क्लियर? चलो तो चलो आपका आईक्यू चेक करूं पहले तो, क्या बोलते हो? पूछो कुछ क्वेश्चंस, हो जाए। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना भैया, प्रोसेसिंग तेज रखना, आंसर जल्दी देना। एक बार आप बढ़िया कार में बैठे और कहीं चले घूमने, कि चलो यार लॉन्ग ड्राइव पे चलना है। अरे लॉन्ग ड्राइव पर निकले, रास्ते में कुछ हो गया और आपकी गाड़ी पंचर हो गई। हवा निकल गई गाड़ी की, आपने पीछे से जैक निकाला, बढ़िया जैक निकाल करके गाड़ी को सोचा टायर को रिप्लेस करते हैं। टायर को रिप्लेस करने के लिए स्टेपनी निकाली, स्टेपनी निकाल करके आप टायर चेंज कर ही रहे थे कि जो आपने इसके नट बोल्ट खोले थे वो पास के गटर में गिर गए। ओहो, अब आपको घर आना है, बताओ अब घर कैसे आओगे?
गटर में चले गए वो तो वापस नहीं आएंगे, बिना उसके कैसे आओगे? हाँ तो दूसरे टायर में नट थोड़े ना होते बेटा, नट तो एक में ही होते हैं 4। हाँ बस जो ही है। किसी से लिफ्ट मांग लेंगे, प्रांजलि का कहना है किसी से लिफ्ट मांग लेंगे। ओके किसी से लिफ्ट लेकर के आ जाएंगे, भूमि भी बोल रही किसी से लिफ्ट लेके आ जाएंगे। गुड। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है? ओके अतुल का आंसर बिल्कुल सही है। ओके अग्रिमा का कहना है कि कैप कर लेंगे सर, बहुत सारे बच्चे कुछ और बोल रहे हैं। ओके वेरी गुड, बांस की दुकान से नट खरीद लेंगे और लगा के आ जाएंगे, सिंपल। जंगल में पंचर हुई है बेटा, कैसे आओगे? इधर कुछ बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। हमारी हर कार के अंदर जो 3 टायर बचे हुए हैं, हर टायर के अंदर बेटा 3-3 4-4 नट होते हैं, सब में से एक एक नट निकाल लिया जाए तो 3 नट अपने पास हो जाएंगे कि नहीं? और सारे टायर 3 नट पर आराम से चल सकते हैं। बताओ बेटा हम आराम से घर आ सकते हैं कि नहीं? तो जिन बच्चों ने आंसर दिया था कि बाकी के टायर में से एक एक नट निकाल लो और यूज कर लो, दैट्स अ करेक्ट आंसर। और बाकी जो बच्चे ये सोच रहे थे कि नहीं 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 हम तो लिफ्ट ले लेंगे, किसी के साथ बैठ के आ जाएंगे, मतलब इट इज डिपेंडेंट। सबसे पहली चीज लॉजिकल रीजनिंग आपको यही सिखाती है, डिपेंडेंट होना बंद करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमको सबसे पहले अपने आसपास की चीजें देखना। आपने बोला कैप कर लेंगे, दोस्त को बुला लेंगे, फोन लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, घर वाली को बुला लेंगे, बाहर वाली को बुला लेंगे, दैट्स रॉन्ग। क्या करना चाहिए बोलो? सबसे पहले आसपास देखो, शायद उस समस्या का समाधान हमारे पास ही हो। जैसे ही हम डिपेंडेंट होते ना तो हमारा दिमाग पहले ही बंद हो जाता है। आपने सोचा फोन लगा लेंगे, काम खत्म हो गया, दिमाग लगाएंगे नहीं। अगर आप सोचते तो आपके आसपास उस समस्या का समाधान मिलेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, बशर्ते आपको अपना दिमाग यूज करना आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? यूज करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। राइट बंधुओं ने एरोप्लेन बना दिया, कोई सोच सकता था कि लोग उड़ेंगे? इतना बड़ा प्लेन हवा में उड़ रहा है, दिमाग यूज किया, बन गया। आज हम इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, किसी ना किसी का दिमाग ही है ना। सोचते ही नहीं तो काम कैसे होगा? क्लियर? सोचो, दिमाग लगाओ, खुद की समस्या खुद ही सॉल्व करो, तो ही आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। बचपन में आप दोस्त की कॉपी कर लेते थे, दैट्स रॉन्ग। खुद का दिमाग यूज करो, खुद सॉल्व करो, तो एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आते थे कि नहीं? और जब हम दूसरों की यूज करते हैं तो मार्क्स दूसरे से हमारे कम हो जाते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं? बोलो, सबको क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन, कौन सी रीजनिंग मैंने बोला था? फटाफट बोलो। वर्बल रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग बेटा? वर्बल रीजनिंग। देखो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। इन शब्दों में वर्णित जो संख्या है उसके अनुसार इन्हें प्रस्तुत करने से जाए। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ये आज दोपहर 20 सोलह श्रृंगार सिंह तीनों लेकर डी छप्पन भोग। आज दोपहर 16 श्रृंगार तीनों लोग छप्पन भोग। मैं टाइम इज ओवर। इतने ही इस प्रश्न में सही करके आना चाहिए। सबसे पहले आता है सी तीनों लोग, फिर ए आता है, फिर आता है बी सोलह श्रृंगार, डी छप्पन भोग। सही है? बताओ ये आंसर आता था कि नहीं? लेकिन बताओ इसमें, वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया था यहाँ। बताओ ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, लेकिन बताओ इस खेल के अंदर कौन हॉट सीट पर पहुंचता है? जो करेक्ट आंसर देके जल्दी दे रहा है। अब जल्दी आंसर कौन दे पाता है? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। क्या हो बेटा?
कई बार ऐसा होता है कि चीज हमको आती है लेकिन फिर भी हम लेट हो जाते हैं और हम सोचते हैं यार काश उसकी जगह हमने दे दिया होता तो ये चीज हमारे पास होती। तो कॉन्फिडेंस वाले लोग ही प्रोसेसिंग के साथ फास्टली आंसर दे पाते हैं। तो वर्बल रीजनिंग आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, मतलब आपको आंसर देना फास्ट करवाएगी, आपके आंसर्स बहुत तेज करवाएगी ताकि आपके आंसर्स बहुत जल्दी हो जाए। क्लियर है कि नहीं? कौन सी रीजनिंग बेटा? वर्बल रीजनिंग आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? दैट्स इज आल्सो रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग मतलब जो मेरे को पढ़ाना नहीं है, बस आपसे पूछना है। मतलब वर्बल रीजनिंग के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो तुमको नहीं आती हो। कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा वर्बल रीजनिंग आपको सब आता होगा, बस आंसर जल्दी देना सिखाना है। अब जब एक क्वेश्चन का आंसर, दो क्वेश्चन का आंसर, तीन क्वेश्चन का आंसर सही निकलता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो। समझ में आ रहा कि नहीं? और जब ढेर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और आंसर्स भी सही होने लग जाएंगे। समझ में आएगा कि नहीं? तो जल्दी देना है, करेक्ट आंसर देना है, दैट्स अ वर्बल रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग? वर्बल रीजनिंग। समझ में आएगी नहीं? तीसरी रीजनिंग कौन सी बताई थी मैंने? नॉन वर्बल। चलो एक नॉन वर्बल रीजनिंग का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं भी आपको कुछ दिखाता हूं। ध्यान से देखो, आपके सामने कुछ एनिमल्स आने वाले, उन एनिमल्स को में से आपको एक ऑड एनिमल को पहचानना है। कौन से एनिमल्स को? ऑड। ऑड मतलब उनमें से कौन सा अलग एनिमल्स। आपके सामने स्क्रीन पर है एनिमल्स। पहला एनिमल कैट, चीता, कैमेल, पिग, क्रोकोडाइल और चिकन। आपको बताना है इनमें से कौन सा एनिमल ऑड है। 15 सेकंड आपके पास है। 15 सेकंड के अंदर ध्यान से देख करके ऑड एनिमल्स बताएं। प्रांजल कहना है चिकन, आस्था का कहना है पिग। ओके, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर दे दिए हैं। 2 बच्चों ने आंसर दिया, एक ने चिकन, एक ने पिग। बाकी बच्चे मुर्गी, चिकन। ओके, चिकन 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 चिकन। ऑफलाइन वाले चिकन बोल रहे हैं। अतुल, भूमि, तान्या सब चिकन बोल रहे हैं। अतुल और आस्था का आंसर सही है, आंसर इज पिग। ओहो, क्योंकि ऑल एनिमल स्टार्टेड फ्रॉम सी बट पिग इज स्टार्टेड फ्रॉम पी। आपने ध्यान से सुना ही नहीं, आपने केवल देखा। मैंने बोला ध्यान से देखो तो आप देखने लगे, कान बंद कर लिए। भगवान ने 2 आंखें 2 कान इसलिए दिए कि बार बार सुनो, बराबर देखो भी। मैंने सारे एनिमल के नाम सी से लिए थे। चिकन मैं चाहता तो हेन बोल देता, मुर्गी बोल देता, बट मैंने बोला क्या? चिकन, क्योंकि मेरे को सारे लेटर किससे स्टार्ट करना थे? सी से। बस पिग को मैंने किससे स्टार्ट किया था? पी से। दैट्स अ ऑड एनिमल। दैट रीजनिंग इज नॉन वर्बल रीजनिंग, जो आपको कंसंट्रेशन सिखाएगी, सुनना भी और देखना भी। समझ में आएगी नहीं? तो ये 3 तरह की रीजनिंग है बेटा, ये हमको पढ़ना रहेंगी। क्लियर है कि नहीं? एक और क्वेश्चन पूछूं, वर्बल रीजनिंग का पूछूं? वर्बल रीजनिंग चूंकि आती है, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग जल्द से ही आंसर दे पाते हैं। मैंने आपसे बोला वर्बल रीजनिंग में टीचर की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर आपके पास आए। जरा इनको लॉजिकल सीक्वेंस में जमाओ। एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, पाम और फिंगर। लॉजिकल सीक्वेंस मतलब किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है। जमाओ जरा। एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, पाम और फिंगर। आंसर जल्दी से चाहिए मेरे को, कौन सा वाला सही है? डी, एक आंसर डी। प्रांजल सिंह ए। ओके, भूमि शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पाम एंड देन फिंगर। आस्था सिंह बी। ओके, डी, बी। ओके, एक आंसर बी भी आ गया, एक डी भी आ गया, एक ए भी आ गया और डी। डी सही है। कुछ बच्चों के आंसर डी आ रहे हैं, कुछ बच्चों के ए और कुछ बच्चों के बी। ए, डी सही है। ओके, आर्ची सिंह डी। ओके 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 ओके, आर्ची सिंह डी। अतुल सिंह डी। आर्ची बी बोल रही है। ओके, आर्ची का बी कहना है। बाकी बच्चे कौन कौन बोल रहे हैं? नहीं है यार। भूमि नो नो सर क्या है, तो फिर सही आंसर बताओ।
ओके, बाकी बच्चे मेरे आंसर नहीं दे रहे यहाँ ऑनलाइन वाले। अग्रिमा बताओ बेटा। भूमि दिया, ओके, दिया सिंह डी, अग्रिमा सिंह ए, डॉली सिंह डी। मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी आ रहा है, कुछ बच्चों का डी आ रहा है। बी और डी में से एक आंसर सही होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको दिखा दूं तो आप सारे बच्चे बताओ। फिंगर के बाद पाम आएगी, पाम के बाद क्या आएगा? रिस्ट, रिस्ट के बाद क्या आता है? एल्बो, एल्बो के बाद क्या आता है? शोल्डर। हम ऐसे भी जमा सकते हैं, फिंगर, पाम, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर। ऐसे भी जमा सकते हैं, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पाम और फिंगर। ऊपर से नीचे भी जमा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जमा सकते हैं। चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शोल्डर की, शोल्डर से जमाने की कोशिश करते हैं। तो शोल्डर में तीसरे नंबर पर है, तो आंसर अगर थर्ड नंबर का देखें तो सी और डी में से कुछ हो सकता है। उसके बाद शोल्डर के बाद क्या आ रहा है? एल्बो। एल्बो मतलब कौन से नंबर पर है? 1। तो 3 के बाद 1 किस में है? डी में है, तो 3 1 हो गया। उसके बाद वाला चेक करो, एल्बो के बाद क्या आना चाहिए? रिस्ट। रिस्ट कौन से नंबर पे आ रही है? देखो सेकेंड, जबकि यहां कौन सा दिया है? 4। तो डी आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप उल्टा जमाओ फिंगर से। फिंगर 5, फिंगर के बाद क्या आएगी? पाम। पाम किस में नंबर पे है? 4। फिर पाम के बाद क्या आएगा? रिस्ट। रिस्ट कौन से नंबर पे है? 2। तो बताएं कौन सा वाला आंसर सही दिख रहा है? बी इज करेक्ट। तो आंसर बी इज करेक्ट, नॉट डी। बी जिनने बोला था इट इज करेक्ट, डी जिनने बोला था वो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि उनने 2 ही मिलाए, उसके आगे के टैली नहीं किए। समझ में आया कि नहीं? जल्दी देना है, करेक्ट देना है। दैट्स अ वर्बल रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग? रीजनिंग। समझ में आया कि नहीं? एक नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन एक और पूछूं, बताओगे? बताओ इनमें से ऑड कौन है? 4 में से महामूर्ख ऑड नाम का बंदा कौन है? ऑड कौन है? ऑड अलग थलग है जो। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी या मिस्टर डी, कौन अलग है? ए अलग है, भूमि का कहना है, आर्ची का कहना है ए अलग है। और बच्चे क्या बोल रहे हैं ए के अलावा? अतुल सिंह डी अलग है, बी अलग है, ओके, बी भी अलग हो गया। अंश सिंह ए अलग है, सॉरी अनस खान जी, अनस खान जी बोल रहे हैं ए अलग है। प्रांजल सिंह ए डी, ओके, आस्था बोल रही है डी, बिल्कुल सही भैया, डी अलग है। डी अलग नहीं है, नॉट ए, सॉरी, ओके। अग्रिमा सिंह डी, हर्षिता सिंह ए। बेटा डी जिन लोगों ने बोला बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी सब लोग नीचे टपकने वाले हैं। बताओ ए जो काट रहा है उससे ए और बी दोनों कहां चले जाएंगे? नीचे। सी जो काट रहा है उससे कौन चला जाएगा? बचेगा कौन? डी ही बचेगा पेड़ के ऊपर, बाकी सब नीचे जाने वाले हैं। तो डी इज ऑड, नॉट ए, बी एंड सी। बात समझ में आएगी नहीं? आंसर डी इज करेक्ट, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो दैट्स अ रीजनिंग। इसको बोलते हैं बेटा हम कौन सी रीजनिंग? फटाफट बोलो, नॉन लीगल रीजनिंग। अब समझ में आएगी रीजनिंग क्या है। मतलब थोड़ा सा दिमाग यूज हुआ कि नहीं हुआ? और पूछो सर, और पूछो। दैट्स अ रीजनिंग। बेटा रीजनिंग वाज वेरी इजी, बट इंपॉर्टेंट इज दैट रीजनिंग में आपको ऐसा नहीं कि बस मजे लो, रीजनिंग के अंदर आपको दिमाग यूज करना है। जैसे अगर मैं एक पहली बात बोलूं कि रीजनिंग नाम का सब्जेक्ट कहां से बना, तो रीजनिंग के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बना वो ये कि ये यूनिवर्स किसने बनाया। सबसे पहला क्वेश्चन हर एक किसी के दिमाग में आता है, यूनिवर्स किसने बनाया, और इसका आंसर आज तक लोग ढूंढ रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? आपसे मैं पूछूं बताओ यूनिवर्स कैसे बना, तो आप बोलोगे भगवान ने बनाया। लेकिन क्या इसका एग्जैक्ट आंसर किसी को पता है? कितने साल पुराना है, कब बना, कैसे बना? नहीं। बर्थ प्लेस इज इंडिया, बिल्कुल सही है बेटा। बट रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, जैसे आपका जन्म होता है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में से निकलते यार ये सब जो चल रहा है ये कैसे चल रहा है, सिस्टमैटिक। तो हम बोलते दादाजी से पूछो, दादी से पूछो, बोलते भगवान ने चला रहा है, भगवान है, वही चला रहे हैं सब कुछ।
अब भगवान हैं कि नहीं है ये किसने देखा? साइंस तो गॉड को मानते ही नहीं कि गॉड है। साइंस अलग चीज है, गॉड अलग चीज है, दो चलते हैं, साइंस वर्सेस गॉड। कई जगह साइंस फेल हो जाती है लेकिन फिर भी चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे हमारे हिंदू मंदिरों के अंदर ऐसा है जहां साइंस क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, समझ में नहीं आता, समझ नहीं पड़ती वो कैसे रहा, लेकिन फिर भी चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो दैट्स इंपॉर्टेंट। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन कि भैया ये यूनिवर्स किसने बनाया, तो ये जैसी जब दिमाग में आता कि यूनिवर्स किसने बनाया तो लोगों के पास आंसर ही नहीं, लेकिन इसका आंसर हमारी पुरानी बुक्स जो हैं उसके अंदर मिलता है। उनमें से जो हमारे वेद हैं, दैट्स जो सबसे पुराने ओल्डेस्ट बुक्स मानी जाती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेद के अंदर इनके आंसर्स मिलते हैं। नासा इस पर रिसर्च भी कर रही है। ये वेद हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। ऋषि मुनि कोई नहीं बेटा, पुराने साइंटिस्ट थे जिनको हर चीज का नॉलेज था। पुराने समय में साइंटिस्ट को ऋषि मुनि बोलते थे, आजकल हम उनको साइंटिस्ट बोलते हैं। इनके पास सबका आंसर नासा इस पर रिसर्च भी कर रही हो। कई जगह बेटा नासा ने जब रिसर्च किया तो वेदों में लिखी गई बातें सही भी पाई हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें वेदों में लिखी हुई बातें सही पाई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु भगवान ने बरह अवतार लिया था, पिग का अवतार लिया था, तो उस समय उन्होंने अर्थ को किसी एक बड़े समुद्र में से निकाल के बाहर रखा था। एक हिरणाक्ष करके राक्षस था, डेविल था, जिसने उसको समुद्र के अंदर डुबा दिया था। तो लोगों का क्वेश्चन था, साइंटिस्टों का क्वेश्चन था कि समुद्र तो सारे अर्थ के अंदर है, अर्थ को अर्थ के अंदर कैसे रखा होगा? और आज नासा ने लगभग 1500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसे समुद्र की खोज की है जिसके अंदर लगभग 5000 अर्थ समा सकती हैं। उनको दिख गया। अब बताओ, इतनी पुरानी बात, दैट्स अ प्रूफ। बहुत सारे प्रूफ ऐसे हैं जो वेदों में लिखे हैं, वो आज देख पा रहा है। नासा आज रिसर्च कर रही है। हमारे पुराने जमाने में लोग पहले से ही लिख के चले गए थे। कई ऐसी चीजें, तो उन्हीं में से एक वेद है बेटा, ऋग्वेद, और ऋग्वेद के अंदर इसका आंसर मिलता है। किस चीज का? कि यूनिवर्स को किसने बनाया और कैसे बना। यूनिवर्स का बर्थ प्लेस क्या है, यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स जब नहीं था, कुछ भी नहीं था तो क्या था, ये सारी बातें किसके अंदर मिलती हैं बेटा? ऋग्वेद के अंदर मिलती हैं। सर ऋग्वेद में कहां पर मिलती हैं? ऋग्वेद के अंदर जो इनका 10th चैप्टर है, उस 10th चैप्टर के अंदर एक नासड़िया सुक्ता करके एक सूत्र है, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि यूनिवर्स किसने बनाया। और चूंकि ऋग्वेद हमारी इंडिया के अंदर लिखा गया वेद है, इसलिए इस लॉजिकल रीजनिंग का बर्थ प्लेस इंडिया को माना गया है। मतलब ये सब्जेक्ट का जन्म कहां से हुआ बेटा? इंडिया से। तो आपका पहला एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग का बर्थ प्लेस क्या है? इंडिया, चाइना, अफ्रीका। तो आप किस पे टिक लगा के आओगे? इंडिया। समझ में? इंडिया में कौन सी जगह पर इसका बर्थ प्लेस का प्रूफ मिलता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद का कौन सा चैप्टर? 10th चैप्टर। कौन सा सूत्र या सुक्ता? नासड़ीय सुक्ता। यात्रा याद रहेगी कि नहीं? मैंने सारे आंसर आपको दे दिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। सर ये बताओ यूनिवर्स कैसे बना? तो उसके लिए आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, और वेद पढ़ने के लिए आपको नासड़ीय सुक्ता पढ़ना पड़ेगा। नासड़ीय सुक्ता कहां से मिलेगा? मैं आपको दिखा सकता हूँ, नासड़ीय सुक्ता सुना सकता हूँ, लेकिन तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ तो तुम्हारा दिल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लो सुन लो।
समझ में आया क्या? अब देखो फिर से आपने रीजनिंग यूज नहीं करी, इस बार सुनाई देने वाली चीज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन दिखाई देने वाली समझ में आ रही थी कि नहीं? नीचे आपको सारी सारी चीजें क्या हो रही थी, फटाफट बोलो, दिखाई दे रही थी। ओके 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 ओके। हाँ, इस बार क्या हो रहा था, सुनाई देने वाली चीज काम की नहीं थी, लेकिन दिखाई देने वाली चीज काम की थी कि नहीं? सही इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा नीचे आंसर्स लिखा हुआ था, पहले क्या था, केवल डार्कनेस और वाटर। पूरे यूनिवर्स में पहले डार्कनेस और वाटर थी, पानी ही पानी और डार्कनेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर एनर्जी विस्फोट हुआ, इस डार्कनेस और वाटर में कुछ चीजें हुई जिसके कारण से यूनिवर्स के अंदर एक एनर्जी विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट आज तक चल रहे हैं। उन विस्फोट के कारण ही क्या जनरेट हो रहे हैं, सन, गैलेक्सी, क्लियर है कि नहीं, ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स और पता नहीं क्या क्या, क्लियर है कि नहीं? तो ये सब एस्ट्रॉइड वगैरह सब इन विस्फोट के कारण ही जन्म होते जा रहे हैं। और यूनिवर्स इतना बड़ा है बेटा जिसका कोई आर पार नहीं है, मतलब आप पता भी नहीं कर सकते कि कितना है, कितना फैल चुका है ये भी किसी को पता नहीं, क्लियर है कि नहीं? ना इसका आदि है ना अंत है, ऐसा बोलते हैं, ना इसका प्रारंभ है और ना ही अंत है, ना कहाँ से स्टार्ट हो रहा कहाँ खत्म हो रहा किसी को पता नहीं। हम एक बहुत छोटी सी बिंदु के बराबर भी नहीं है हमारी अर्थ, अगर यूनिवर्स को देखोगे आप तो, क्लियर है कि नहीं? तो दैट्स इस पर बिग बैंग थ्योरी पर वाटर और इन्हीं को यूज करके, बिग बैंग थ्योरी डार्कनेस और वाटर को यूज करके विस्फोट करके वो चेक कर रहे हैं कि यूनिवर्स ऐसे ही जन्म हुआ है कि नहीं। नासा इस पर अभी भी रिसर्च कर रही है बेटा, हो सकता है रिसर्च सक्सेस हो जाए उनकी, दैट्स इंपॉर्टेंट, क्लियर है कि नहीं? तो आपको समझ में आया रीजनिंग क्या है? पक्का? रीजनिंग कुछ नहीं बेटा, वन ऑफ द फंडामेंटल इफेक्टिव थिंकिंग, इफेक्टिवली सोच ही आपकी क्या है, रीजनिंग है। ओके, तो चलो आगे कल डिस्कस करेंगे, आज तो मेरा टाइम हो गया, तो कल मिलते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, सब्जेक्ट क्या है, कैसे क्या है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? आगे कल अपन डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में, और मिलते हैं कल, बाय बाय।